हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी भले चंगे बढ़िया होंगे। बढ़िया से सबकी तैयारी चल रही होगी आईआईटी जैम की। तो आईआईटी जैम की आपकी तैयारी में एक खास सपोर्टिंग हैंड देते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, टारगेट आईआईटी जैम 2025। तो इसको टारगेट करते हुए आप के लिए हमारी ये स्पेशल क्लासेस हैं। तो आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी कंटेंट आप पढ़ना चाहें आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि हम अगले आने वाले सेशंस उसी के अराउंड हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आपकी प्रेफरेंस को हम कोशिश करेंगे कि उनको वैल्यू दें, ठीक है, और उसी के हिसाब से एडजस्ट करें जो भी हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं। सो गाइज, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स का, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी बार देखा गया है कि इस टॉपिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, और ये है आपका इंट्रोडक्शन टू फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज गाइज जो है ये एक ऐसा टॉपिक है, ऑब्वियसली जो अभी मैं बता चुका हूँ कि आईआईटी जैम में इसकी काफ़ी अच्छी वेटेज है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस रहती हैं, और स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को लेकर या इसके फॉर्मूले को लेकर ये कह सकते हैं आपके थोड़े से कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। तो हम आज वो सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे कि फोरियर सीरीज क्या होती है और उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद। तो ये हमने जो लास्ट जो क्लासेस मैंने ली थी पिछली, तो उसमें मैंने लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल वो हमने कवर किया था। नाउ जो इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूले एंड एग्जाम्पल, ये हम डिस्कस करेंगे। फोरियर सीरीज का सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उससे रिलेटेड उसके कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले वगैरह क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, ये हम देखेंगे। नाउ सबसे पहले एक हम बात करते हैं कि भाई कोई पेरियोडिक फंक्शन क्या होता है। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो कि पेरियोडिक कोई भी चीज जो है, कोई भी ऐसा फंक्शन है जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करे, दैट इज पेरियोडिक। अब पेरियोडिक फंक्शन तो मतलब जैसे जो अभी मैंने बताया, ये तो होगी डेफिनेशन। ये भी एक फंक्शन है, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल वो खुद को रिपीट करे, तो वो आपके पास होता है पेरियोडिक फंक्शन। लेकिन मैथमेटिकली इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैथमेटिकली मैं इसको लिख सकता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास है एक फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, और उसमें मैं अब उस फंक्शन ऑफ एक्स में मैं एक टी टाइम पीरियड कहो या पीरियड कहो, ठीक है, उसको मैं ऐड कर देता हूँ। इसके बाद जब हमने फंक्शन देखा तो वो पहले वाले फंक्शन जैसा ही था। जैसे कि अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक इस तरह की वेव है, एक स्क्वायर वेव। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इस पॉइंट पे जो फंक्शन है और इस पॉइंट पे जो फंक्शन है, ठीक है, यहां से यहां, तो यहां जैसा एटमॉस्फेयर है इसके बाद भी बिल्कुल सेम एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। अब यहां से कोई पॉइंट ले लो, मतलब ये है एक्स पे, और एक्स प्लस टी, तो उसके ऊपर वही आ जाएगा। अगर आप यहां पहुंच जाओगे, मतलब कहीं पर भी आप पहुंच जाओगे, तो एक्स प्लस कैपिटल टी वैल्यू आपको सेम वैल्यू मिलेगी फंक्शन। तो ये क्या है कि एक टी के डिफरेंस पे आप जो है वो उसको देख रहे हो, टी के डिफरेंस। नाउ तो अब जो एक टी का डिफरेंस है, अब ये और भी तो हो सकता है। मान लो 2t का डिफरेंस हो,
3t का डिफरेंस हो। तो इसी तरीके से मैं कोई भी इंटीजर ऑफ t, ठीक है, इसमें n क्या है, n है आपके पास इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर इंटीग्रल नंबर ऑफ t के बाद में देखूं तो वही सेम फंक्शन मेरे पास आ जाएगा। नाउ पेरियोडिक फंक्शंस जो हैं वो आपके पास दो तरह के हो सकते हैं। तो ब्रॉडली जब हम देख रहे हैं तो ये दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है साइनोसॉइडल और एक हो सकता है नॉन साइनोसॉइडल। तो साइनोसॉइडल और नॉन साइनोसॉइडल। अब पेरियोडिक फंक्शन तो बहुत हजारों तरह के हो सकते हैं, हजारों लाखों जितना भी बनाना चाहें। साइनोसॉइडल क्या होता है? साइनोसॉइडल होता है मेन साइन या कोस। तो साइन या कोस, इसको साइनोसॉइडल कहते हैं। इसके अलावा जो भी है वो आपका नॉन साइनोसॉइडल है। जैसे कि हमारे पास ट्रायंगुलर वेव होगी, जैसे कि हमारे पास सॉ टूथ वेव होगी, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूं ट्रायंगुलर और ये है सॉ टूथ, और ये आपके पास है स्क्वायर वेव। ये सब वेव एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं। फिर इसके बाद मतलब इतने के बाद ये वापस ही आएगी, फिर वापस आएगी, और वैसे ये इतने के बाद ये वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, इतने पीस के बाद ये अगेन वापस आ रहा है। तो इस तरीके से आपका चल रहा है। तो ये क्या है? ये आपके पास नॉन साइनोसॉइडल पेरियोडिक फंक्शंस है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास साइनोसॉइडल पेरियोडिक फंक्शन है जिसमें साइन और कोस आ जाए। नाउ अगर आपके पास है साइन और कोस साइनोसॉइडल, अब इसको अगर मैं प्लॉट कर देता हूं बस थोड़ा सा अच्छा रहेगा देखने में, तो ये मेरे पास है साइन, ये मेरे पास है साइन एक्स, और अगर इसी की जगह मैं प्लॉट करता हूं दूसरा फंक्शन, ठीक है, तो ये मेरे पास है cos x। तो साइन और कोस में कोई खास फर्क नहीं है, बस जो साइन है अगर मैं उसको थोड़ा पीछे ले जाऊं या कोस को मैं थोड़ा आगे सरका लूं तो वो सेम ही चीज बन जाएगी। तो सिर्फ π/2 के एक फेज डिफरेंस का फर्क है, ठीक है। तो जहां इसका मैक्सिमम π/2 पे आ रहा है, इसका 0 पे आ रहा है, तो सिर्फ ये एक फेज का डिफरेंस है। इतना फेज अगर इसको शिफ्ट कर दिया जाए तो वो दूसरा फंक्शन बन जाएगा, या इसको पीछे ले आए तो वो पहले वाला फंक्शन बन जाएगा। ये साइन और कोसाइन इसलिए इसको साइनोसॉइडल कहते हैं, ये एक ही बेसिक टाइप है और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है पेरियोडिक फंक्शन। नाउ अब जी फोरियर जो है वो क्या कहते हैं? भाई फोरियर थ्योरम, फोरियर थ्योरम क्या है? वो ये कहती है कि कोई नॉन साइनोसॉइडल पेरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ साइनोसॉइडल पेरियोडिक फंक्शन। तो क्या है कि एनी नॉन साइनोसॉइडल पेरियोडिक फंक्शन कैन बी explained in terms of periodic function, terms of periodic function। तो इसमें छोटी सी बात हम और जोड़ जोड़ देते हैं, मतलब कोई भी फंक्शन है पेरियोडिक है उसके अंदर क्या कहते हैं
कुछ इस तरह की डिसकंटिन्यूटीज हो सकती हैं, मतलब वो है लिमिटेड डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए, वो डिरिचलेट कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आईआईटी जैम के लिए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि लिमिटेड नंबर ऑफ, ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज जिसमें हो, तो वहाँ पर आपके पास उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ साइनोसॉइडल्स, और इन टर्म्स ऑफ साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन, साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। तो अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, अब हम लिखना शुरू करते हैं। इसी को अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा, मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, तो ये मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड हमने कंसिडर किया हुआ है, ओके, 2 पाई इसका पीरियड है। अभी हम सारी कैलकुलेशन इस लेक्चर में जो लेकर चलेंगे वो पीरियड 2 पाई के लिए लेके चलेंगे। दिस कैन बी रिटन एज द सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस साइनोसॉइडल। तो देखो हमारे पास एक हो सकता है a1 कोस एक्स प्लस a2। अब कोस एक्स अलग चीज है, कोस 2x अलग चीज है, तो उसका अलग से कोफिशिएंट, कोस 3x अलग चीज है, प्लस सो ऑन। तो क्या है इसमें कि आपके पास डिफरेंट कोसाइन फंक्शंस और उनके कोफिशिएंट्स के टर्म्स में आपके पास ये आ सकता है। तो भाई अलग अलग तरह के कोसाइन फंक्शंस ले लिया आपने, सिमिलरली आपके पास हो सकते हैं डिफरेंट साइन फंक्शंस। मान लो साइन एक्स है, अब साइन एक्स इसके साथ कुछ कोफिशिएंट होगा b1, साइन 2x, साइन एक्स से साइन 2x अलग है भैया, तो ये क्या है आपके पास b2 प्लस साइन 3x b3 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास आ गया कि साइन की पॉसिबल टर्म्स, कोसाइन की पॉसिबल टर्म्स, हमने पूरा स्पेक्ट्रम ही कवर कर दिया, ऑल काइंड ऑफ साइन एंड कोसाइन। लेकिन एक चीज और हो सकती है जिसको हम कह देते हैं एक कांस्टेंट टर्म, भी कुछ कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। कांस्टेंट टर्म को माने तो भाई हो सकता है ये कोस 0 हो, कोस 0 1 होता है, तो मतलब इस हिसाब से भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो एक टर्म हमने लिखी a0/2 के कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। तो ये आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है। अब किसी भी पेरियोडिक फंक्शन को अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, दिस विल बी a0/2 प्लस समेशन an cos nx प्लस समेशन bn sin nx। ये आपके पास है cos nx और sin nx। नाउ तो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला बन गया जो कि इसी को आप कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ n की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 to infinity 1 to infinity। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में पूरा फॉर्मूला वही बन गया है। नाउ अब इसके अंदर हमारे पास ये चीजें हैं a0 an bn, इनको a0 an एंड bn, इन चीजों को हम बोलते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स। तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, ये कोसाइन का कोफिशिएंट होता है, और ये साइन का कोफिशिएंट होता है। तो ये क्या है, ये है फोरियर कोफिशिएंट्स। अच्छा उसके अलावा अब क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 3 है, जो हमने यहाँ n लिखा है। अब मैं आपको बताऊं कि देखो ये जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, अब कोई भी आप, जैसे मैं बोल रहा हूं कुछ और आप बोल रहे हैं कुछ, मान लीजिए हम संगीत का एक सुर उठा लेते हैं सा, तो मैं बोलूंगा और आप बोलोगे, लेकिन
आपके घर वाले पहचान जाएंगे कि कौन सा सा आपने बोला है और कौन सा मैंने बोला है। ठीक है, मेरे घर वाले भी पहचान जाएंगे। सो मेन मुद्दा क्या है कि भाई फर्क क्या है। भाई सा तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उसमें फिर फर्क किस चीज का है? फर्क हो जाता है आपके पास अलग अलग कोफिशिएंट्स का। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं आगे के, इनके पैटर्न पे डिपेंड करता है। इनके पैटर्न पे आपके डिपेंड करता है कि जो मतलब ये जो इसके कि किस टाइप का आपका साउंड है। तो आपके गले में हो सकता है ये जो फर्दर कोफिशिएंट्स है उसका जो भी पैटर्न है वो मेरे गले में अलग होगा। तब मैं इस वजह से मेरी जो आवाज है वो जिन जिन लोगों को याद है, ठीक है, वो उसको पहचान जाएंगे। हम्म। सो अब इसके अंदर जो मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कोफिशिएंट जो होता है, वो आपके पास होता है n=1 वाला। ठीक है, तो जो n=1 होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। भाई मेन तो ये है, मोस्ट डोमिनेटिंग ये है, सबसे ज्यादा कोफिशिएंट इसी का है, तो इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 2 to ∞, अगर आप देखोगे 2 से इन्फिनिटी तक सारे अगर देखोगे तो उस चीज को बोलते हैं ओवरटोन्स। तो n=1 क्या कहलाती है? मोस्ट डोमिनेटिंग होती है, इसका कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है, तो इस चीज को कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और उसके अलावा जो दूसरी है n=2 to ∞, की बाकी जो सारी हैं तो वो एक मेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। ठीक है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी तो मेन है सबसे हाई, उससे छोटी छोटी एम्पलीट्यूड वाली कई सारी फ्रीक्वेंसीज उसी के ऊपर हैं, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स, तो उसको बोलते हैं ओवरटोन्स। नाउ तो ये जो चीज है ये आपके पास है। नाउ हम देख लेते हैं कि कुछ इसके इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले या कुछ खास इंटीग्रल्स हैं उनके फॉर्मूले, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक चीज है कि मान लीजिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हो 0 से 2π, जो इसका एक पीरियड है उस रेंज में 0 से 2π में। एक है आपके पास साइन nx और एक है आपके पास साइन mx dx। ठीक है, साइन nx साइन mx dx। और अगर मैं इनको प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? आंसर मेरे पास आएगा पाई, लेकिन ऑन द कंडीशन ऑफ डेल्टा mn। अब ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ये है कि ये जो डेल्टा mn है इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। 1 कब हो सकती है? जब m=n हो। 0 कब हो सकता है? जब m=n। इन दैट केस सो अब ये क्या है कि जब m=n है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि m=n, मतलब ये क्या बन जाएगा? मान लो n और m दोनों 1 है, तो ये बन जाएगा ओके साइन स्क्वायर x 0 से 2π, उसका आंसर पाई आएगा। दूसरी बात, मान लो n और m दोनों 2 है, तो साइन स्क्वायर 2x उसका आंसर भी पाई आएगा। लेकिन मान लो अलग अलग कर देते हैं, एक साइन x है और एक साइन 2x है, एक साइन x और एक साइन 2x, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? फिर क्योंकि n और m डिफरेंट है तो ये 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। ऐसा आपके पास होता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि साइन सेम साइन के साथ ही आंसर देगा। साइन 1x, ये क्या, ये एक तरह से डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। मतलब साइन x के साथ तो आंसर दे रहा है, लेकिन साइन 2x 3x 4x 5x 6x दूसरी तरफ कुछ भी कर दे सबके साथ 0 दे रहा है।
अब साइन टू एक्स के साथ आंसर तो देगा, लेकिन sin 1x के साथ भी नहीं देगा, 3x 4x 5x किसी पे भी नहीं देगा। तो ऐसा आपके पास होता है। सिमिलरली 0 से 2 पाई cos nx cos mx dx इज इक्वल टू, ये आपके पास इसका आंसर भी होता है पाई, और सेम मीनिंग इसका भी है। तो जैसा साइन के लिए वैसा कोसाइन के लिए है। ये एक तरह से क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन की तरह है कि कोस एक्स के साथ आंसर देगा, पर कोस 2x 3x 4x सब फंक्शन आपस में इंडिपेंडेंट है, तो वो उसके साथ आंसर नहीं देगा। नाउ एक और कर लेते हैं। एक पीरियड है 0 to 2 पाई, और ये है साइन nx, और ये है कोस mx। अब भैया साइन nx, इसकी कोई भी वैल्यू रहे, n की वैल्यू, इसमें m की वैल्यू कोई भी रहे, आंसर 0 ही आएगा, ओनली 0। क्योंकि भाई साइन x साइन 2x के साथ भी 0 आंसर देता है। अरे तुम तो कोस हो। तो जो फंक्शन है वो पर्टिकुलरली सेम अपने फंक्शन, जो दूसरा फंक्शन बन रहा है उसके साथ वैल्यू दे रहा है, और तुम तो वैसे ही अलग हो। तो साइन तुम्हारे साथ कैसे आंसर देगा? तो ये एक तरह से वही उसी तरीके से जैसे आई कैप डॉट आई कैप आंसर देगा, बट आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप कुछ भी करे वो आपको आंसर 0 देगा। बिल्कुल, इसलिए तभी इसको हम एक तरह से ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन कहते हैं कि जो जो फंक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे वो फंक्शन इसका आंसर 0 देंगे, और जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे वो फिर कुछ आंसर देंगे। तो ये आपके पास है कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जो आपको पता चलने होने चाहिए थे। इससे आगे नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि आपके पास इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। तो अब क्या है, अब हमें डिस्कस करना है कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, मतलब जो ए नोट है, ए एन है, बी एन है, वो आपके पास कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए। जस्ट गाइस वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी, तो कोफिशिएंट्स इसके क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास है भैया ए नॉट। ठीक है, अब आप में से कोई पूछ सकता है कि यहाँ ये ए नोट बाय 2 ही वैल्यू क्यों रखी, या ए नोट रख देते, ये डिवाइड बाय 2 क्यों लिया। उसका रीजन आपको अभी पता चल जाएगा। तो ए नोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/t। टी आपका है पीरियड, तो ये जो सारा काम हम कर रहे हैं वो t इक्वल टू 2 पाई के लिए कर रहे हैं। कि जो भी सारा हम फॉर्मूले लिख रहे हैं वो सब t इक्वल टू 2 पाई के लिए। नाउ ए नोट इक्वल टू 2/t, 0 to t, मतलब एक पीरियड के ऊपर आप इंटीग्रेट करोगे इसी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स को, इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो ए नोट बाय 2 क्या होगा, वो हो जाएगा आपके पास a1/t 0 to t एफ एक्स डी एक्स। ये गाइज आपके पास बन ए नोट बाय 2 इज 1/t 0 to t एफ एक्स डी एक्स। नाउ तो ये आपके पास एक चीज आ गई। अब ए नोट बाय 2 की ये वैल्यू है। अब फंक्शन तो ये होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ ए नोट अलग क्यों लिया हुआ है। ठीक है, तो वो अभी आंसर आपको पता चल जाएगा। ए एन आपके पास क्या होता है, ए एन आपके पास होता है 2/t 0 to t एफ एक्स, और ये आपके पास है
cos nx। अब आपको सिर्फ इतनी बात ख्याल रखनी है कि ये जो कोस है ना, वो सिर्फ कोस के साथ ही और एग्जैक्टली सेम कोस के साथ ही आंसर देगा, अदरवाइज आंसर नहीं देगा। साइन जो है वो एग्जैक्टली सेम साइन के साथ ही आंसर देगा, अदरवाइज आंसर नहीं देगा। तो अगर आपको कोस का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, कोस का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो इस फंक्शन के अंदर जो भी साइन कोस हो वो क्या है, वो कोस के साथ ही आंसर देगा। तो इन दिस वे एफ एक्स, आपको जिस चीज का कोफिशिएंट निकालना है, आपको कोस का कोफिशिएंट निकालना है तो कोस मल्टीप्लाई करो, साइन का कोफिशिएंट निकालना है साइन मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो जिसका कोफिशिएंट निकालना है वही साथ मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या है, रट्टा मारने का चांस अभी कम हो गया। अब आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, आपको पता है कोस के लिए कोस, साइन के लिए साइन, बस ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे टी क्या है, क्योंकि हम 2 पाई पीरियड ले रहे हैं तो यहाँ टी की वैल्यू 2 पाई है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूं तो वो क्या है, कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है, दैट्स वाई मैं सीधा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं इसको टी जेनरिक टर्म में लिख रहा हूं। ठीक, उसके बाद आएगा बी एन। बी एन क्या होगा, 2/t 0 to t एफ एक्स साइन एन एक्स डी, ये आपके पास होगा बी एन। बी एन क्या है, साइन का कोफिशिएंट। तो साइन का कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए आपको साइन की टर्म ही साथ में चाहिए, और ये आपके पास है फंक्शन एफ एक्स, ये कोस एन एक्स और ये साइन एन एक्स, ये इनके साथ मल्टीप्लाइड है। ए नोट, ए एन और बी एन, ये आपने इनके कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब मैंने इसको ए नोट का फॉर्मूला ये बनाया और वहां पर मैंने ए नोट बाई 2 लिखा, यहां पर मैंने ए नोट बाई 2 लिखा। ऐसा भी तो हो सकता था, यहां मैं ए नोट लिख देता और यहां पर जो मेरे पास फॉर्मूले हैं वहां पे मैं ये 2 गायब कर देता, 1/t ऐसे करके इसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इसका बन जाता। ऐसा भी तो कर सकता था, और कई बुक्स में आपको यही मिलता है, ए नोट बाई 2 की जगह ए नोट लिखा होगा और ए नोट का जो फॉर्मूला है ए नोट का वो ये फॉर्मूला होता। तो गाइज समझने की भी बात ये है कि हमने यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूले में सिमिट्री करने के लिए ये 2/t 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 आ जाए, इसके लिए हमने ऐसा किया है कि हमने वहां पर ए नोट बाई 2 लिख दिया, क्योंकि चाहिए हमें ये, लेकिन इसके साथ सिमिट्री बनाते हुए, ए एन और बी एन के साथ सिमिट्री बनाते हुए 2/t 0 to t एफ एक्स, 2/t 0 to t एफ एक्स कोस एन एक्स, और इस तरीके से सिमिट्री बनाते हुए हम ये काम इसका कर सकते। क्यों, क्या समझे? सो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हो, समझ सकते हो। ओवरऑल अलग अलग बुक्स में जो अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं उनमें कंफ्यूज ना होकर, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप उसको पॉइंट को समझो कि ये किस लिए लिखा है। तो अब ये सिमिट्री के चलते 2/t 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 हमने कर लिया और ये आपके फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ हमारे पास एक और चीज समझने को है कि कौन सा कोफिशिएंट ए नोट, ए एन या बी एन, वो किस पॉइंट पर आपका 0 होगा, ये हमें देखना है। तो हमारे पास, जैसे मैं कहूँ कि 2 तरह के आपके पास फंक्शन हो सकते हैं, वैसे तो 3 तरह के हो सकते हैं, मेजरली 2 हैं, और जो दोनों ना हो वो तीसरा है। तो जो भी आपके पास पेरियोडिक फंक्शन है, पेरियोडिक फंक्शन है, वो आपके पास एक इवन फंक्शन हो सकता है। ठीक है, और एक आपके पास ओड फंक्शन हो सकता है, और एक आपके पास नाइदर इवन नॉर ओड। तो इवन और ओड दोनों छोड़ के, बिना इवन है ना ओड है,
ऐसा आपके पास हो सकता है। तो इवन फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x की जगह अगर मैं -x लगा दूं तो वो उसी फंक्शन के बराबर आ जाए। एक फंक्शन है जिसमें x की जगह मैं -x लगा दूं तो ये क्या है, उसी फंक्शन के बराबर आ जाएगा। इस चीज को कहते हैं आपका इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फंक्शन है कोस x। अगर मैं कोस -x कर दूं तो ये कोस x के ही बराबर होगा। एंड इफ आई प्लॉट दिस, अगर मैं प्लॉट करता हूं इसको तो ये क्या होगा, लाइक दिस। तो मैं कह सकता हूं कि देखो, ये 0 से अगर मैं यहां जाता हूं +x, और ये अगर मैं जाता हूं -x, तो 0 से थोड़ा सा इधर गया या थोड़ा सा इधर गया, मतलब मान लो यहाँ x गया या -x गया, दोनों में फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है। ठीक है, तो फंक्शन में x पुट किया या -x पुट किया, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। ऐसा फंक्शन होता है आपका इवन फंक्शन। अब हम बात करते हैं ओड फंक्शन। ओड फंक्शन क्या होता है? ओड फंक्शन इज, आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू आपने -x पुट कर दी, तो दिस बिकम्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो उस फंक्शन के नेगेटिव के बराबर आपका आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, साइन है आपके पास नेगेटिव ऑफ x, ठीक है, साइन है आपका नेगेटिव ऑफ x, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन x। ये आपके पास आ जाता है। बड़ा आसान सीधा सा फंक्शन। अब बताओ, साइनोसॉइडल दो ही हैं, एक कोस और एक साइन, उसमें से भी एक इवन निकल आया, एक ओड निकल आया। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो हाउ इज दैट? सो लाइक दिस, ये है आपके पास साइन। अब इस चीज का मतलब क्या है, आप इधर थोड़ा सा x पॉजिटिव x में चले गए, इधर आप नेगेटिव x में चले गए, तो यहाँ पर फंक्शन की जो भी वैल्यू है, यहाँ फंक्शन की उससे नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ फंक्शन की जो भी वैल्यू है, यहाँ -x पे उससे नेगेटिव वैल्यू है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, ऐसे केस में इसको हम कहते हैं ओड फंक्शन। इसके अलावा, ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन होगी, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी, ये एग्जांपल हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सेम मैथमेटिकल, ये एग्जांपल, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपके पास हो गया। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या रहते हैं हमारे इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। सो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, अगर मेरे पास कोई इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, और मैं ये सारी बात कर रहा हूँ सिमेट्रिक रेंज, किसमें बात कर रहा हूँ, -a to a सिमेट्रिक रेंज। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिक रेंज है आपके पास -a से a तक है, तो आपको क्या पता है कि एरिया अंडर द कर्व जो इधर है उतना ही इधर है, पॉजिटिव में जितना है उतना ही नेगेटिव में है। ठीक है, तो इधर भी पॉजिटिव का एरिया है, इधर भी पॉजिटिव का एरिया है। ठीक है, मतलब नेगेटिव साइड में भी पॉजिटिव का एरिया है। इसको, ये जो लाइन से नीचे है, इसको हम नेगेटिव एरिया बोल सकते हैं। तो ये जो सारा का सारा, मान लो जितना भी इस तरफ जो भी एरिया होगा, इस तरफ वही एरिया होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि भैया 0 से a जो भी
ये आपके पास इवन फंक्शन का एरिया है, उसका 2 टाइम्स ले लो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, सिमेट्रिक रेंज में। दूसरा यहां देखते हैं, -a to a जब आपके पास ओड फंक्शन हो। तो जब ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन में क्या है, जितना आप इधर गए उतना आप इधर गए। तो अगर आप देखोगे इस पूरी रेंज में जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही नेगेटिव एरिया होगा, तो ये 0, तो -a to a ओड फंक्शन है आपका, ये ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, तो जो भी इसकी रेंज है, -a से a मान लो, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब बात ये है कि ये तो ठीक है, चलो ऑड फंक्शन है। अब फंक्शन इज ऑल्सो पेरियोडिक ऑफ पीरियड 2a। तो ये 2a पीरियड का पेरियोडिक भी है। तो मतलब ये है कि ये -a to a है, और मैं इसको चाहूं तो ऐसे अगर ले जाऊं ओवर द पीरियड इसका, तो ये 0 से 2a है। तो 0 से 2a ले लूं मैं, तब भी हमारा आंसर 0 आएगा। तो अगर मैं इसको 0 से 2a ले लूं, तब भी आंसर आपका 0 आएगा। तो ये इस तरीके का आपका पैटर्न है कि इवन फंक्शन इज लाइक दिस। ये आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ग्राफिकल। तो कोई भी फंक्शन अगर आपने प्लॉट किया हुआ है, इवन फंक्शन की क्या खास बात है कि वाई एक्सिस से इधर और इधर ऐसे मतलब सिमेट्री होगी आपकी वाई एक्सिस की। ओड फंक्शन में सिमेट्री नहीं होगी, बट क्या होगा कि जो वैल्यू ये यहाँ पॉजिटिव दे रहा है यहाँ नेगेटिव देगा, अगर वो यहाँ नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो यहाँ पॉजिटिव देगा, इस तरीके से। तो उल्टा होगा। इसमें इंटीग्रेशन अगर आप सिमेट्रिक रेंज में ले रहे हो तो वो क्या है, वो इस तरीके से 2 टाइम्स एक सिंगल रेंज में ले लो आप, क्योंकि वो दोनों तरफ सिमेट्रिक है, सेम है। लेकिन इसमें क्योंकि वो एक हिसाब से एंटी सिमेट्रिक है, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, तो इधर इसका आंसर आपके पास हमेशा 0 आता है। तो ऐसे केस में अब क्या होगा आपके पास, लेट्स लुक एट। ये मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह से इवन फंक्शन, ठीक है, हमारे पास कोई इवन पेरियोडिक फंक्शन, और एक आपके पास मान लीजिए कोई ओड पेरियोडिक फंक्शन। इवन पेरियोडिक फंक्शन में क्या होगा, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं एक एक। मान लेते हैं एक इवन पेरियोडिक फंक्शन, लाइक दिस। तो ये इवन है, आपको कैसे पता चला, भैया इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, दोनों में वैल्यू सेम आ रही है, तो इवन है। ओड देखते हैं, तो ये क्या है, इधर गए तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इधर गए तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो दोनों तरफ अपोजिट वैल्यूज आ रही हैं। तो ये आपके पास एक इवन पेरियोडिक फंक्शन है और ये एक ओड पेरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो ये दिस इज इवन, दिस इज ओड। नाउ इवन और ओड फंक्शंस भी ठीक है, ये दोनों आपके पास है। अब हम बात करते हैं कि इनमें जो कोफिशिएंट है a नॉट
ए एन और बी एन, ये आपके पास क्या क्या होंगे। ठीक है, ये किस किस तरीके से होंगे, जस्ट अ सेकेंड, मैं ज्वाइन बैक करता हूँ। सो अब इवन फंक्शंस के लिए ए नोट क्या होगा, ए नोट होगा भैया जो भी है 2/t, ये इवन फंक्शन है, dx है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब जो इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन जब आप लोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आ सकता है, किसी केस में जीरो भी आ सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, ये ऐसा हो सकता है। दूसरा ए एन की बात करते हैं, 2/t 0 to t। अब यहां पर क्या है, एक आपके पास इवन फंक्शन है, एक आपके पास कोस nx है। ठीक है, कोस क्या होता है, कोस आपके पास अनदर इवन फंक्शन, कोस आपके पास अनदर इवन फंक्शन है। तो इवन इंटू इवन क्या होगा, इवन इंटू इवन फिर से इवन फंक्शन होगा, और इवन फंक्शन का जो आंसर है वो आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, अनलेस आप कोई जीरो पेरियोडिक फंक्शन ले रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका जो वैल्यू है वो आपका जीरो नहीं होगा, तो ये आपका नॉन जीरो रहेगा। नेक्स्ट, अगर मैं बी एन की बात करूं तो ये आ जाएगा 2/t 0 to t। अब क्या है आपके पास, तो इवन फंक्शन है और साथ में साइन nx मल्टीप्लाइड है। साइन जो है वो तो ओड फंक्शन है, तो जैसे इवन और इवन फंक्शन का प्रोडक्ट इवन फंक्शन होता है, वैसे इवन फंक्शन और ओड फंक्शन का प्रोडक्ट ओड फंक्शन होता है। इवन और ओड का प्रोडक्ट ओड फंक्शन होता है। सो ओड फंक्शन को सिमेट्रिक रेंज या एक पीरियड के ऊपर, सिमेट्रिक रेंज या एक पीरियड के ऊपर भी अगर करो तो वो आपके पास आंसर जीरो आता है। तो दिस विल बी जीरो एट ऑल कॉस्ट। नाउ यही वैल्यूज हम देखते हैं भैया, ए नोट ए एन बी एन, ये क्या होंगी। तो ए नोट आपके पास क्या है, जो भी है साथ में मल्टीप्लाई, ये आपके पास ओड फंक्शन है, ओड डी एक्स। जब ओड फंक्शन है एक पीरियड के ऊपर तो ये हमेशा ऑलवेज जीरो आएगा। ठीक है, ओड फंक्शन के लिए दिस इज जीरो। अगेन ये ओड है, यहाँ पे कोस एन एक्स है, ये कोस एन एक्स क्या होता है, ये तो इवन होता है। तो इवन इंटू ओड क्या होगा, ओड होगा। जैसे प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, वैसे ही ओड इंटू इवन, इवन इंटू ओड, सेम सेम मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा, और अपोजिट अपोजिट मल्टीप्लाई हो तो आपका माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर भी जीरो होता है, ये भी जीरो, ये भी जीरो। और बी एन क्या होता है, 0 to t। अब आपके पास है ओड फंक्शन, और साइन, साइन आपके पास ये भी होता है ओड फंक्शन। ठीक है, इसको एन एक्स लिख दो साथ में। तो ये क्या है, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जीरो होगा कोस के कोफिशिएंट, अगर फंक्शन जो है वो आपके पास ओड है तो जो कोस के कोफिशिएंट हैं वो जीरो होंगे, साइन के कोफिशिएंट जीरो नहीं होंगे। सिमिलरली अगर आपके पास
इवन फंक्शन है तो कोस के कोफिशिएंट जीरो नहीं होंगे, साइन के कोफिशिएंट पक्का जीरो होंगे, और ये जो ए नोट है ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज। तो ये आपके पास मतलब अब मैं लेकिन इसको क्यों नहीं कह रहा कि जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर मान लो ये भी जीरो है और ये भी जीरो हो जाए तो फिर बचेगा क्या? ये तो जीरो है ही, कोस भी जीरो है, कांस्टेंट भी जीरो है, तो फिर जीरो जीरो फंक्शन आपके पास का है क्या? पेरियोडिसिटी है क्या कुछ है? तो इसका मतलब तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम कोस की सीरीज तो आएगी। कोस की सीरीज आने के लिए आपके पास कोस के जो कोफिशिएंट्स है वो आपके पास नॉन जीरो होने चाहिए। क्या समझे? सो दिस वे ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ इवन और ओड फंक्शन के लिए इस तरीके का करेक्टराइजेशन है। अगर आप कोई देखो कि कोई फंक्शन दिखने में इवन नज़र आ रहा है, मतलब कोई चीज़ इवन फंक्शन है, उसको आपने मैथमेटिकली चेक किया या ग्राफिकली चेक किया, आपने देखा इवन फंक्शन है, तो उसमें आपको पक्की बात है कि आप उसमें बी एन कैलकुलेट करो ही मत, क्योंकि आपको पता है बी एन तो ज़ीरो है। सिमिलरली जब आप यहाँ देखो ओड फंक्शन में, तो उसमें आप ए एन कैलकुलेट करो ही मत, ए नोट कैलकुलेट करो ही मत। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो तो ज़ीरो है। ठीक है, तो ऐसे पोर्शंस जो ज़ीरो हैं उनको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइन, चलिए अब एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके पास क्या है कि क्वेश्चन इज लेट अ पेरियोडिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई में एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है। फाइंड इट्स फोरियर एक्सपेंशन, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। ये हमें फाइंड आउट करना है, इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा। तो पहला काम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स। भी देखो, वैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या होता है, वैसे आपका फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज लाइक दिस, लाइक दिस। लेकिन हमें कितनी रेंज लेनी है? हमें लेनी है सिर्फ 0 से 2 पाई तक। भाई हमें तो 0 से 2 पाई चाहिए, हमें आगे पीछे का कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, ओनली 0 से 2 पाई। ठीक है, ओनली 0 से 2 पाई इतनी रेंज आप लेते। अब ये जो इतनी रेंज है 0 से 2 पाई, अब क्योंकि ये एक पेरियोडिक फंक्शन है, आपने ये नहीं देखना, अब ये नहीं देखना, क्योंकि ये एक पेरियोडिक फंक्शन है तो क्या होगा, ये रिपीट करेगा। तो यही पोर्शन 4 पाई तक, और यहां पर ठीक है -2 पाई, तो यही पोर्शन आगे भी रिपीट करेगा और पीछे भी रिपीट करेगा। इस तरीके से ये जो है पोर्शन आपका रिपीट करेगा और ये आपका एक तरह से सॉ टूथ वेव आपकी बन जाएगी। एफ एक्स इक्वल टू एक्स 0 से 2 पाई, तो इसका मतलब ये भी आपके पास 2 पाई है, ये 2 पाई तक। ये थोड़ा सा टेढ़ी लाइन होगी बट इट्स ओके, चला लीजिएगा काम। अब हम क्या करना है, हमें हमें इनके कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो लेट्स फाइंड द कोफिशिएंट्स। ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले ए नॉट की वैल्यू होगी 2/t। टी क्या है, 2 पाई, 0 से 2 पाई, और ये आ जाएगा आपके पास एफ एक्स डी एक्स।
1/पाई 0 से 2 पाई, और ये fx है x dx, तो 1/पाई ये आपके पास बना x²/2 0 से 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, 1/पाई 2 पाई पुट करेंगे, 2 पाई और 2 अलग ले जाते हैं, 2 पाई का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 1/2 पाई, और ये है 4 पाई स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 पाई, ये आंसर आ गया ए नोट, ये आएगा 2 पाई। अगर ये 2 पाई है तो ए नॉट बाय 2 क्या हो जाएगा, तो आपके पास पाई हो जाएगा। पहला जो पोर्शन है ए नॉट बाय 2 दैट बिकम्स पाई, ठीक है, ये पहला पोर्शन आपके पास आ गया। दूसरा पोर्शन देखते हैं, दूसरा आपके पास ए एन क्या है, ए एन आपके पास है 2/t 0 से 2 पाई, और अब है fx है x, साथ में है cos nx dx, ये आपके पास है। अब इसको सॉल्व करेंगे u इंटू वी करके, 1/पाई 0 to 2 पाई, x जो है वो x जो फंक्शन है इसका हम करेंगे, सॉरी पहले ये फंक्शन एज इट इज इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा साइन nx डिवाइड बाय n, ठीक है, और ये आ जाएगा 0 से 2 पाई माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा जो दूसरा हमारे पास पोर्शन बनेगा 0 से 2 पाई और x का डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा साइन nx डिवाइड बाय n, ठीक है, और ये अभी dx ये अभी होगा फर्दर एक बार इंटीग्रेट, सॉरी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ लाइक दिस 1/पाई। अब यहाँ क्या है, ये 2 पाई अगर मैं x की जगह पुट करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा साइन 2n पाई, साइन 2n पाई 1/n अलग ले जाते हैं, और ये आपके पास बनेगा साइन 2n पाई वो होता है 0, साइन 2n पाई इज 0 माइनस ये 0 x की जगह पुट करेंगे तो भी 0, और ये साथ में 2 पाई x की वैल्यू जब 2 पाई पुट करेंगे तो ये भी होता है 0 और ये भी है 0, तो टोटल 0 माइनस ये आपके पास बनेगा, साइन को फिर से करेंगे तो साइन का हो जाएगा माइनस कोस nx बाय n स्क्वायर 0 से 2 पाई, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/पाई और n स्क्वायर भी बाहर ले जाते हैं, कोस 2n पाई माइनस कोस 0, कोस 2n पाई क्या होता है 1 होता है, कोस 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 ये भी आपके पास 0 आ जाएगा, तो ए नोट भी 0 आपके पास आ गया, ए एन भी आपके पास 0 आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। अब भैया दोनों 0 आ गए तो बी एन कुछ ना कुछ, सॉरी ए नोट 0 नहीं आया, ए नोट की वैल्यू आई है पाई, ए एन आपके पास 0 आया है। अब बी एन की वैल्यू देखते हैं, बी एन की वैल्यू क्या आएगी। तो बी एन की भाई कोई ना कोई सीरीज तो बनेगी, साइन की या कोस की, कोस की नहीं बनी तो साइन की तो बनेगी, तो इसका मतलब आंसर आना चाहिए, ऐसा हमारा आइडिया है। तो 2/2 पाई 0 to 2 पाई, और ये है आपके पास साइन एन एक्स टी लाइक दिस 1/पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x एज इट इज कोस एन एक्स बाई एन 0 to 2 पाई, ये होगा माइनस
ये क्या आ जाएगा आपके पास, x का डेरिवेटिव 1/n, और दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास cos nx/n²। ठीक है, ये आपके पास आएगा। और सॉरी, साइन आ जाएगा वापस, sin nx/n², 0 to 2। तो इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। जो यहाँ पर हमने 2 स्टेप में किया है कि इसको पहले कोस को साइन में आएगा, साइन से फिर कोस में आएगा, वैसे यहाँ पर साइन से जब मैंने एक बार इंटीग्रेट किया कोस में आया, कोस से फिर साइन में आया, यहाँ प्लस साइन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा। ठीक है, तो ये 2 पाई अगर मैं इसमें पुट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 पाई कोस 2n पाई डिवाइड बाई, ये n अलग ले जाते हैं, और माइनस ये आपके पास n होगा। ठीक है, तो ये आपके पास कोस 0। ठीक, तो इसमें एक माइनस साइन भी है। प्लस, एक सेकेंड, तो इसमें हमने किया, ये हमारे पास कोस पाई पाई माइनस कोस 0, कोस 2n पाई आपके पास 1 होता है, 1 - 1। ठीक है, इसमें हमने किया है 2 पाई t, 0 से 2 पाई x साइन nx। तो सबसे पहले x एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन कोस nx/n। ठीक है, तो नेगेटिव साइन के साथ 0 से 2, नेगेटिव साइन के साथ, ये मैंने कुछ मिक्स कर दिया है इसको। हाँ, तो अब माइनस साइन को और n को बाहर ले जाते हैं, तो -1/n अगर बाहर ले जाते हैं तो ये, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पाई कोस 2n पाई ऐसा हो जाएगा, एंड माइनस जब 0 पुट करूंगा तो x की जगह 0, ये 0 आ गया, प्लस 1/n², और ये हो जाएगा साइन 2n पाई माइनस साइन 2। ठीक है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये तो खत्म, टोटल 0। ये आपके पास क्या बचा, 1/पाई माइनस 1/n, और ये आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1, सॉरी ये है cos 0, तो दिस विल बी, नहीं सॉरी, 0 ही आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये 0 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो ये आ जाएगा ओनली 2 पाई। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, -2/n आ जाएगा, -2/n यहाँ पर आपका बन जाएगा। नाउ ये आपके कोफिशिएंट्स हैं साइन nx के, तो आपके पास फाइनली आपका फंक्शन क्या बनेगा, f(x) विल बी इक्वल टू a0/2, a0/2 क्या है, पाई, प्लस कोस का कोफिशिएंट, कोस nx के कोफिशिएंट 0, प्लस, और ये होगा -2/n साइन nx, इनका समेशन। तो ये आपके पास क्या बन गया, पाई -2 ले लेते हैं कॉमन, तो साइन nx/n अगर लिखेंगे तो ये बनेगा साइन x/x प्लस साइन 2x बाई, सॉरी साइन x/1, साइन x जो n की वैल्यू है n/n, 2x/2 साइन 3x/3 एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज आ रही है आपके पास, फोरियर सीरीज, दिस इज योर आंसर दिस क्वेश्चन, एंड आई होप आप इसको ठीक से कैरी कर पाए हो। ठीक है, तो जस्ट वो थोड़े बहुत इंटीग्रेशन के स्टेप्स थे जो मैंने यहाँ थोड़ा सा हल्का सा शॉर्टकट ले लिया, बट यहाँ मैंने वही स्टेप पूरे सलीके से किए हैं, तो इसको बस आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन ठीक से कर सकते हो।
एक आध स्टेप जो मैंने थोड़ा सा क्विक वे में कर दिया है। तो ये आपका आंसर है, ये आपका स्पेसिफिक सीरीज बनेगी जो ये जो हमारे पास मेंशन्ड फंक्शन है इसके लिए आ रहा है। ये क्या है, ये आपके पास एक साइन सीरीज में आंसर आ रहा है एंड साथ में एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये नाइदर इवन नॉर ओड की कैटेगरी में आ रहा था। ये एक ऐसा फंक्शन था जिसमें अगर आप प्लस चले जाओ थोड़ा सा और माइनस चले जाओ उतना ही, यहाँ कुछ वैल्यू आ रही है, यहाँ कुछ वैल्यू आ रही है, तो ना ही उसके इक्वल प्लस है ना माइनस है, मतलब उसके इक्वल में तो कोई कैटेगरी ही नहीं है। तो दैट्स वाई दिस इज नाइदर इवन नॉर ओड। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया है। इफ वी जस्ट लुक एट, तो आज हमने फोरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन, इसके फॉर्मूले और एग्जाम्पल ये हमें देखना था। सबसे पहले हमने पेरियोडिक नॉन पेरियोडिक फंक्शन किस तरीके से होते हैं, या साइनोसॉइडल नॉन साइनोसॉइडल किस तरीके से होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद भाई ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किसी भी पेरियोडिक नॉन साइनोसॉइडल को साइनोसॉइडल की टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख के देखा। उसके बाद हमने क्या किया, कोई कुछ बात डिस्कस की कि इसमें जो n=1 या 2 to इन्फिनिटी है, इनको क्या क्या चीज़ कहा जाता है। देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल डिस्कस किए कि क्या क्या वैल्यू रहती है, और उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि इसके जो कॉफिशिएंट्स है उसके फॉर्मूले क्या बनेंगे, वो भी हमने इस तरीके से डिज़ाइन किए। नाउ आपके पास दो तरीके के फंक्शन हो सकते हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो उनके सारे फीचर्स हमने स्टडी किए और उसके अकॉर्डिंग देखा कि इंटीग्रेशन जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए। एंड देन आपने देखा इसके जो कोफिशिएंट्स हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में, इनके कोफिशिएंट्स किस तरीके का रिस्पॉन्ड करने चाहिए। फाइनली आपने ये देखा कि एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व करके देखा कि ऐसा कोई फंक्शन है f(x)=x। तो इसको प्लॉट करने की खास बात यह है कि जो रेंज गिवन है उस रेंज के बाद और उससे पहले वो रिपीट करेगा, तो वही पिक करके आगे पीछे लिख देना है। तो इसको हमने सॉल्व किया, इसमें तीनों की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास फाइनली सीरीज बन गई। तो गाइज फोरियर सीरीज जो है वो उस पर ये चीज़ आपको समझ आई होगी, फोरियर कोफिशिएंट्स वगैरह, और ये इम्पोर्टेंट है जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको जो फिजिक्स से रिलेटेड डिस्कशन करना हो अगर कुछ, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप है विच इज़ डेडिकेटेड टू जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिकल फिजिक्स और जो मॉडर्न फिजिक्स है, उनसे रिलेटेड कोई भी आपकी डिस्कशन हो, या वैसे ही अगर उस ग्रुप में आपने कनेक्टेड रहना हो, ठीक है, तो जो भी उस इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ अगर कंटेंट मुझे उसमें पोस्ट करना हो, या मतलब जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, सो आप इसको स्कैन करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर अगर पिक करूं तो यस, इसको आप, ठीक है, अभी मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एंड आप उसको, ठीक है, देर आर नंबर ऑफ वेज, आई थिंक यू आर स्मार्ट एनफ इन सब चीज़ों के लिए। फाइनली हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं जो अभी हम बात कर चुके हैं। तो थैंक यू गाइस, इसी के साथ लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with more things on Fourier series. Till then, bye bye, take care.